हेलो, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पिछले कई क्लासेस में हम लोग न्यूटन्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ को स्टडी करते समय हम लोगों ने पाया कि सिर्फ लॉ को सीखना और उसके लैंग्वेज को बोलना काफ़ी नहीं है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस अप्लाई करने के सेंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए और साथ ही साथ हम लोगों ने एक खास कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ा जिनको हम नॉर्मल और टेंशन कहते हैं। नॉर्मल और टेंशन, इन दोनों फोर्सेस के बारे में आपकी समझ जरूर ही डीप हुई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़े और एडवांस्ड लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जब कोई प्रॉब्लम आप बनाते हैं तो वहाँ पर आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे। सबसे पहला स्टेप ये था कि जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर लगे हुए सारे फोर्सेस को लिखना था। इसके बाद जब फोर्स आ गए तो इसके बाद आपने एक्सेलरेशंस एज्यूम किए। एक्सेलरेशंस आपने क्यों एज्यूम किए? कैसे पता है आपको कि कौन सा ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ये तो नहीं पता। आज हम लोग उसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। जब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जब एक सिस्टम मूव करता है तो उस सिस्टम में जो जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉक्स हैं, पुलीज हैं, वेजेस हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन इन सबों का जो मूवमेंट है वो आपस में कनेक्टेड होता है। इन सबों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। अगर एक गाय को आप खूंटे में बांध दें तो गाय घूमने के लिए आज़ाद है, परंतु गाय का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब एक सर्किल होगी जिसका रेडियस पाई आर स्क्वायर है, एरिया पाई आर स्क्वायर है, उस सर्किल से बाहर गाय नहीं जा सकेगी। अगर गाय रस्सी को तान के चलेगी तो निश्चित रूप से गाय एक सर्कुलर मोशन में चलेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप गाय के मोशन में बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है हम लोग उसको कह सकते हैं कि जो बॉडीज़ हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनका मोशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। और रेस्ट्रिक्टेड मोशन का ही दूसरा वर्ड है मोशन अंडर कंस्ट्रेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशंस। कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन। कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन क्या है? अगर आप हिंदी में इसको समझें तो कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है प्रतिबंध। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन लगने का मतलब है कि आपका जो मूवमेंट है रेस्ट्रिक्टेड है कि भाई इतने से इतने बजे के बीच आपको बाहर नहीं निकलना है। उसी तरह से जब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तो उनको कुछ जगहों पे जाने की आज़ादी होती है, परंतु दूसरी जगहों पे जाने की आज़ादी नहीं होती है। कुछ वेलोसिटी आज़ादी होती है, कुछ वेलोसिटी की आज़ादी नहीं होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग मिला जुला करके कहते हैं कॉन्स्टेंट इक्वेशंस। कॉन्स्टेंट इक्वेशंस क्या है? तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम में, उनकी वेलोसिटीज़ और उनके एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन है। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इतनी है तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? अगर फलानी का एक्सेलरेशन ए है तो दूसरे वाली का क्या होगा? इस प्रकार का अगर कोई रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट इक्वेशन कहेंगे। कॉन्स्टेंट इक्वेशंस याद रखिए कुछ एक ट्रूथ पर बेस्ड होता है। मतलब उस सिस्टम के अंदर कोई चीज़ कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के ऊपर में हम लोग इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कुछ सिंपल कांस्टेंट इक्वेशन निकाल करके कि कैसे कांस्टेंट इक्वेशन निकालते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल इन पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्यारे एटवुड मशीन पे बात करते हैं। M1 M2। सवाल तो बहुत आसान था। आपने कहा था कि M2 नीचे जाएगा तो M1 ऊपर जाएगा। कैसे मालूम है आपको कि M1 नीचे जाएगा तो M2 ऊपर जाएगा? आइए हम लोग मैथमेटिकली आए और कॉन्स्टेंट इक्वेशंस को निकालना सीखें, और जब ये निकलेगा तब हम लोग उसकी एनालिसिस सीखेंगे। गौर कीजिएगा इस चीज पर। मुझे 1 सेकेंड दीजिए। थैंक यू। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कॉन्स्टेंट इक्वेशन लिखना हो किसी सिस्टम का, तो सबसे पहले उसमें एक फिक्स्ड पोजीशन को खोजिए। कौन सी पोजीशन फिक्स है भाई? तो ये वाली पोजीशन तो कहीं नहीं गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोजीशन फिक्स है। इस पुली का जो ये वाला पार्ट है वो तो कहीं भी नहीं गया। इस पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए, खुद से खोजिए। एक्सपीरियंस के आधार पे आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा आपको आसानी होती जाएगी। अब इस पॉइंट से या इस लाइन से जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं सबको कोऑर्डिनेट असाइन कीजिए। तो एक मूविंग बॉडी यहाँ है, एक मूविंग बॉडी यहाँ है, तो हमने x1 इसको असाइन किया और इसको x2 असाइन किया। ध्यान दीजिए वेक्टर है ये,
x1 और x2 दोनों ही यहां से असाइन किए गए हैं, मतलब यहां से शुरू हुआ है, तो दोनों का पोजीशन नीचे की ओर है। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर ये x1 ये x2 है तो आप समझ गए किस तरह से आपको पोजीशन से असाइन करने। अब ध्यान दीजिए कि ये जो धागा है, इस धागे में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यही चीज कांस्टेंट है। इसी प्रकार से किसी धागे का लेंथ या कोई एंगल, कुछ इस प्रकार की चीज आप पकड़ेंगे जो कांस्टेंट है। तो फिलहाल हमने ये देखा कि ये धागे का लेंथ फिक्स है। अगर धागे का लेंथ फिक्स है तो आप कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू L होगा। ये और ये दोनों मिलके L यानी कि फिक्स होगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, क्योंकि L तो कांस्टेंट है। यहां पर क्या पता चला आपको कि v1 इक्वल टू माइनस v2 है। इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो भी होगी उसकी वेलोसिटी उसकी उल्टी और बराबर होगी। उसी प्रकार से फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 इक्वल टू माइनस a2 आएगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा दूसरे वाली का एक्सेलरेशन ठीक उतना ही होगा, उसके इक्वल होगा। अब समझ में आया कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल और उल्टा था, तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको a से ऊपर भेजा, उसको a से नीचे भेजा। वो कहां से आया था? वो इसी कांस्टेंट से आया था। इस बात पर गौर कीजिएगा। तो ये जो एटवुड मशीन है उसके जो दोनों मासेस हैं उसमें एक नीचे जाता है तो एक ऊपर जाता है। दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होता है, दोनों की वेलोसिटी भी बराबर होती है, अमाउंट में सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कांस्टेंट के इक्वेशंस निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस लें। ये तो सिंपल पुली थी और ये सवाल हम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग ध्यान दें इस क्वेश्चन पर। यहां पर एक पुली है, यहां से एक ऑब्जेक्ट लटका है, इसको आप मास m1 कह सकते हैं, और यहां से एक और पुली है और जो यहां से कनेक्ट है, और यहां से एक मास m2 लटका है। ध्यान दीजिएगा, ये पुली कौन सी पुली है भाई? फिक्स पुली है। और ये पुली कौन सी पुली है? मूवेबल पुली है। तो ध्यान दीजिएगा, मूवेबल पुली है। अब गौर कीजिए, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट के इक्वेशन निकालें, मतलब m1 और m2 के बीच में जो इनके जो एक्सेलरेशंस और इनकी वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, आइए निकाल के देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट खोजिए। खोज लिया, ये पॉइंट फिक्स है, ये सब बाकी यूजलेस है। यहां से सारी चलने वाली चीजों को असाइन कीजिए कोऑर्डिनेट। तो सब नीचे ही है, तो हमने इसको x1 असाइन किया, हमने इसको x2 असाइन किया, हमने इसको x2 असाइन किया, और ये भी तो चल रही थी इसलिए हमने इसको x3 असाइन किया। ठीक से ध्यान दीजिए, x1, x2, x3 तीनों को हमने मोशन असाइन कर दिया। अब आगे बढ़िए। क्या धागा फिक्स है? यस, आप कह सकते हैं कि ये x1 प्लस 2x3, x1 प्लस 2x3 फिक्स है। ये वाला फिक्स है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें जोड़ेंगे तो फिक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 प्लस 2x2, 2x3 इक्वल टू L, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 0 और a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 0, यानी पता चला आपको a1 बराबर, सॉरी v3 है, a3 है, a1 इज इक्वल टू माइनस 2a3। ध्यान दीजिएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों में अंतर है। इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से डबल है। आप देख रहे हैं, मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन अगर a3 है तो इसका एक्सेलरेशन डबल a3 है। तो इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, मूवेबल पुली विथ वन एंड फिक्स्ड। एक ऐसी मूवेबल पुली जिसका एक एंड फिक्स हो। इस मूवेबल पुली का एक एंड फिक्स है। इट रन्स हाफ, आधी दौड़ती है। किसकी? हाफ ऑफ इट्स फ्री एंड, इसके फ्री एंड के मुकाबले आधी दौड़ती है। मतलब ये जो मूवेबल पुली है ये अपने फ्री एंड के मुकाबले आधा चलती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका फ्री एंड, यहां गौर कीजिएगा, a1, इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से डबल है। आपने देखा। अब आइए इस पार्ट पे, यहां भी एक स्ट्रिंग है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हालांकि ये साफ दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि यहां पे इसका सेंटर कनेक्ट है। तो चूंकि इसके और इसके बीच सीधा कनेक्शन है तो आप कह सकते हैं कि जो ये a3 है
वही A3 इसका भी होगा, और यहां पे एक्सेलरेशन होगा 2A3। ठीक से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये और ये डायरेक्ट कनेक्ट है, इसलिए कॉमन सेंस कहता है कि अगर ये A3 होगा तो ये A3 होगा, और ये A3 होगा तो ये क्या होगा, 2A3 होगा। ध्यान दीजिएगा, मूवेबल पुली जिसका एक एंड फिक्स है, मूवेबल पुली जिसका एक एंड फिक्स है, वो अपने फ्री एंड के मुकाबले आधी चलती है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गई बात। सो मूवेबल पुली रन्स हाफ, ये हमारे सर बोलते थे और हमने उसको ऐसे ही याद कर लिया, उससे 80% प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। और एक बात पे ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीकों से भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी पुली, ध्यान दीजिएगा, इस पुली पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ये एंड A1 से चलता है और ये एंड A2 से चलता है, तो याद रखिएगा कि इसका जो सेंटर है वो A1 प्लस A2/2 से चलता है। कॉमन है भाई, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, तो सेंटर की वेलोसिटी V1 प्लस V2/2 होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से गौर कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे अगर इस एंड पे तो वेलोसिटी ही नहीं है, 0, और इस एंड पे वेलोसिटी 2A3 है, तो 0 प्लस 2A3 को अगर आप मिलाएंगे तो बनेगा 0 प्लस 2A3 का आधा यानी A3। देखिए यहां पे साफ साफ मिल रहा है, ये नीचे जाएगा असल में। तो इसका और इसका एवरेज सेंटर का मोशन होता है। तो हम लोगों ने जो सीखा उसमें इसमें बहुत लॉजिक है और मैथमेटिक्स भी है, परंतु जब सवाल बनाइएगा तो उस समय ये सारी चीजें झमेला पैदा करती हैं। इसलिए एटलीस्ट मूवेबल पुली विथ वन एंड फिक्स्ड को कांस्टेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप रट लीजिए। जैसे आइए क्वेश्चन बनाते हैं, इसी सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। यहां पे 10 किलोग्राम है, यहां पे 4 किलोग्राम है, तो बताइए कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक से ध्यान दीजिए, ये फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली विथ वन एंड फिक्स है, तो ये आसान पुली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 40 न्यूटन, टी 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 टी, यहां तक आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने देखा कि किस तरह से एक ही रोप है यहां से यहां तक, उसमें हमने टी टी लिख दिया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, टी टी टू टी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। कैसे हुआ? क्योंकि मूवेबल पुली मासलेस है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा नेट, इसलिए टी टी टू टी कर दिया। अब रही बात यहां 100 न्यूटन। अब देख रहे हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं हम लोग वही कर रहे हैं। 1 मिनट। तो 40 एंड 100 यहां पे हम लोगों ने बहुत आसानी से देखा। अब टाइम है एक्सेलरेशन देने का। गौर कीजिएगा, ये है मूवेबल पुली, ये मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्ट है और ये मूवेबल पुली के एंड से कनेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मूवेबल पुली रन्स हाफ। तो अगर ये A से ऊपर जाती है तो ये 2A से नीचे जाता है। देख लीजिए ठीक से, मैंने कहा था ना मूवेबल पुली रन्स हाफ। तो अगर ये A से ऊपर जाती है तो ये 2A से नीचे जाता है। अब ये A से ऊपर जाएगी तो ये भी A से ही ऊपर जाएगा क्योंकि सेंटर से कनेक्ट है। तो हम लोग बिना कांस्टेंट इक्वेशन के ही ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। आइए सवाल देख लें आप। तो आप लिखेंगे 40 माइनस टी इक्वल टू 8A, 40 माइनस टी इक्वल टू 8A, और यहां पे क्या लिखेंगे 2t माइनस 100 इक्वल टू 10A। इन दोनों को आप काट दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो आएगा 80 माइनस 2t इक्वल टू 16A। ये 2t कट जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू 160A। तो A इज इक्वल टू माइनस 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपने जो कहा है उसका उल्टा होगा, सीधी सी बात है। माने ये एक्सेलरेशन माइनस 1/8 आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे जा रही है 1/8 से और ये ऊपर जा रही है 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आता है इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपने कहा है उसका ठीक उल्टा होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सवालों को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो फिक्स पुली का तो आसान है, दोनों एंड का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन मूवेबल पुली अगर एक एंड पे फिक्स है
तो फिर भी आसान है। तो सीधा सीधा मूवेबल पुली को ए घिसकाइएगा, ए एक्सेलरेशन दीजिएगा, तो उसके फ्री एंड का एक्सेलरेशन 2a दे दीजिएगा, काम बन जाएगा। हम लोग एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट इसमें ठीक रहे। उसमें हम लोग वेज को भी शामिल कर लेते हैं। लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का एक वेज है जिसपे कि 6 kg का एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक पुली की मदद से गिराया गया है और यहाँ पे इसको टांग दिया गया है और यहाँ पर 10 किलोग्राम का एक और वेट है। ये फिक्स है। तो बताइए कि क्या होगा, किधर एक्सेलरेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत कर दीजिए आप, लेकिन ठीक से देख लीजिए। यहाँ मूवेबल पुली है और ये मूवेबल पुली कौन सी पुली, आसान वाली है, क्योंकि एक एंड इसका फिक्स है। तो इस प्रकार की पुली जो एक एंड पे फिक्स हो और एक एंड पे लूज हो, ये आसान केस होता है। इसलिए आप बिना किसी मेहनत के यहाँ पे सवाल बना सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। पहले दे दीजिए यहाँ पे टी 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 टी, एक पुली हमने कर दी। इसके बाद ध्यान दीजिए 2t, इधर ध्यान दीजिए 100। अब ध्यान दीजिए इधर, मैंने आपको बोला था ना, कोई भी मास जब स्लोप पे रखा हो तो इधर कौन होता है, mg sin 30, यानी कि 30 न्यूटन। 60 sin 30 इज इक्वल टू 30। ये वाले डायरेक्शन में बहुत मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी 60 cos 30। ये यूजलेस डायरेक्शन है मेरे लिए, इधर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जान के क्या करना है, नॉर्मल इज इक्वल टू दिस। तो धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे कौन से इक्वेशंस को नहीं लिखना है। अब एक्सेलरेशन देना बाकी है। ध्यान दीजिएगा, मूवेबल पुली कहां जा रही है। मूवेबल पुली अगर नीचे जाए ये, तो ये 2a से ऊपर जाएगा। आपको मैंने बताया है मूवेबल पुली रन्स हाफ, मूवेबल पुली रन्स हाफ ऑफ इट्स फ्री एंड 2a। इधर नीचे गई तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे जाएगा, और ये ए से जाएगी तो ये भी ए से जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ बंधा हुआ है। और अब आप इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन सीधे सीधे होंगे 100 माइनस 2t इक्वल टू 10a, और यहां बनेगा t माइनस 30 इक्वल टू 6 इंटू 2a यानी 12a। इसको आप डबल कर देंगे तो 2t माइनस 60 इक्वल टू 24a, और इसको लिख देंगे 100 माइनस 2t इक्वल टू 10a। आप इसको काट दीजिएगा, 40 इक्वल टू 34a, a का वैल्यू हो जाएगा 40/34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब a का वैल्यू मिल जाएगा तो ये टेंशन निकाल सकते हैं, यहां भी टेंशन निकाल सकते हैं, 2t यहां वाला भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मूवेबल पुली विथ वन एंड फिक्स्ड रहेगा तो हम क्या करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो मूवेबल पुली है ये दोनों साइड से खुली हो, तब क्या करेंगे, मिटा रहे इसको। तो मूवेबल पुली अगर दोनों साइड से खुली हो, आजकल ध्यान दीजिए कि आजकल ये जो न्यूटन्स लॉ वाले क्वेश्चंस हैं ये तो आ ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टेंट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस सिर्फ इक्वेशंस, यही वेलोसिटी के ही रिलेशन से आपके सवाल बन जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन एज्यूम किया, यहाँ पर एक कोई m1 है, वो इस तरह के पुली से कनेक्ट है। यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे वो उधर जाके ये M2 से कनेक्ट है और यहाँ पे ये M3 से कनेक्ट है। अब क्या करेंगे भाई, अब आप बताइए किधर साइड से क्या रिलेशन लिखा जाएगा, ये हमें नहीं पता। उतना भारी भी नहीं है, मुझे लगता है कि सिर्फ आपको एक स्टेप देखना है। इसमें कहाँ फिक्स है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे फिक्स है, इस पॉइंट को फिक्स मान लेते हैं। ये कहीं तो कहीं नहीं जाएगा, ये लोग कितना भी चले, परंतु ये पॉइंट फिक्स है। तो इसको इधर कोऑर्डिनेट दीजिए x1, इधर कोऑर्डिनेट दीजिए x2। ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, यहां से आपने x1 दिया, उधर से आपने x2 दिया। क्या मतलब भाई, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर इधर आएगी तो पॉजिटिव कही जाएगी, इधर आएगी तो निगेटिव कही जाएगी। हर एक बॉडी का अलग अलग ग्रामर हो गया। ये वाली की वेलोसिटी अगर इधर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, इधर जाएगी तो निगेटिव होगी। इसलिए x1 x2 का डायरेक्शन आपका चॉइस है, आप कर दीजिए, परंतु वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमको चॉइस देखना पड़ेगा। और ये नीचे जाने का इसको x3 दे दीजिए, इस डायरेक्शन में नीचे, सॉरी आप y3 दे दीजिए। चलिए ये y डायरेक्शन।
अब लिखिए आपको क्या लिखना है। तो भाई ये जो थ्रेड है इसका लेंथ फिक्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस 2y3 इक्वल टू 0। इसको वेलोसिटी कर दीजिए, v1 प्लस v2 प्लस 2v3 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, और a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन। कितना आसान, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन है। मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, इस मामले में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इफ m1 is going 5 meter per second right, m2 is going 6 meter per second left, what is the velocity of m3? m3 की वेलोसिटी वही होगी जो इसकी वेलोसिटी होगी, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर m1 5 मीटर, अच्छा अब आप लिखना शुरू कर दीजिए, इक्वेशन लिखिए। सबसे पहले यहां पे हमने लिखा v1 प्लस v2 प्लस 2v3 इक्वल टू 0, यही है ना। v1 बताइए, तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 मीटर पर सेकेंड राइट जा रहा है, मतलब इधर, तो इधर वेलोसिटी तो निगेटिव लिखनी पड़ेगी मुझे। क्यों, आपने इधर x माना था तो उधर की वेलोसिटी निगेटिव मानी जाएगी। अब आप कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड राइट, तो हम लोग उसको -5 लिखेंगे। प्लस v2 के बारे में क्या कह रहे हैं, v2 इज गोइंग 6 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट। अरे ये भी तो निगेटिव हो गया, क्योंकि v2 का उधर डायरेक्शन पॉजिटिव है और इधर डायरेक्शन निगेटिव होगा, और आप कह रहे हैं लेफ्ट में, मतलब मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए फिर यहां भी मुझे 6 लेना पड़ेगा। प्लस 2v3 इज इक्वल टू 0, सो 2v3 इक्वल टू 11, v3 इज इक्वल टू 11/2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कि v3 इधर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, y3 के डायरेक्शन में 11/2 मीटर पर सेकेंड। इस बात पे गौर कीजिएगा कि इस प्रकार के भी सवाल अक्सर आते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्या हर बार इतना करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। m1 अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जाता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, m1, अब इसको मैं पूरा मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए ध्यान देते हैं हम लोग, आइए ध्यान देते हैं। m1 5 मीटर पर सेकेंड राइट जा रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड राइट जा रहा है, मतलब ये वाला जो धागा है ये 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। देखिए अगर ये इधर जाएगा तो ये वाला जो धागा है, ये वाला जो पॉइंट है 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। ये वाला 6 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब ये वाला धागा 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। और आपको मैंने बताया था कि सेंटर की वेलोसिटी होगी इन दोनों पॉइंटों की वेलोसिटी का एवरेज, यानी इसकी वेलोसिटी होगी 6 + 5/2 यानी 11/2 मीटर पर सेकेंड। तो वही है जो यहां से लाए, इसीलिए हम लोग सवालों को दो तरीकों से बना सकते हैं। तो हर बार ये करना जरूरी नहीं है, आराम से सवाल बन सकता है। चलिए हम लोग एक सवाल इस पे बना लेते हैं। एक सवाल हालांकि आप तो डिस्कस कर ही लिया, परंतु आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि कांस्टेंट इक्वेशन को लिखेंगे, परंतु अगर फिक्स पुली है तो a1 = a2 होगा। अगर मूवेबल विथ वन एंड फिक्स है तो भाई मूवेबल पुली वो वाली जो है एक एंड जिसका फिक्स होता है, इट रन्स हाफ ऑफ इट्स फ्री एंड, यूज कर लेंगे उसको। कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ये उतनी सिंपल नहीं दिखती हैं, जैसे और घबराने की हरगिज जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे हमने उसको मास m को यहां पे बांध दिया है, ध्यान दीजिएगा। और मैं जानना चाहता हूं m2 की। अब देखिए ये तो गड़बड़ हो गया। ये क्या एटवुड मशीन है? नहीं, एटवुड मशीन नहीं है।
एटवुड मशीन में दोनों मासेस उल्टे चलते हैं, लेकिन यहां तो ये वाला हॉरिजॉन्टली जा रहा है और ये वर्टिकली जा रहा है, मतलब है कि ये एटवुड मशीन नहीं है। तो आप इन दोनों की वेलोसिटी को, इनके एक्सेलरेशन को रिलेट करें, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले ये एटवुड नहीं है तो अब A1 A2 मत कर दीजिएगा, ये दोनों को बराबर आप मत कर दीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखें कि हम लोग इस मामले में ये तो 2D में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये फिक्स पोजीशन है, इस फिक्स पोजीशन से हम लोग सेंटर असाइन करेंगे, इसको असाइन करते हैं। तो इसकी पोजीशन को हमने यहाँ पर x1 असाइन की और इसको मैंने यहाँ पर y1 असाइन किया। गौर कीजिएगा, इसकी पोजीशन को मैंने यहाँ से x1 असाइन किया और यहाँ से y1 असाइन किया, इसलिए इसकी पोजीशन क्या होगी x1 y1, और इसको हमने y2 असाइन किया। डायरेक्शन देख लीजिए, आप x1 का डायरेक्शन देख लीजिए सेंटर से बाहर की ओर, y1 का डायरेक्शन देख लीजिए सेंटर से बाहर की ओर। चूंकि टेढ़ा था तो हमने इसको xy में पोजीशन असाइन किया, और ये चूंकि सीधा था तो हमने इसको y में पोजीशन असाइन किया। अब कहाँ कुछ झंझट है, धागे का लेंथ बताइए। धागे का लेंथ है x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट प्लस y2 इक्वल टू l, यही तो धागा है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए, इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1/2 रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दीजिए ये y1 तो चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये मास अगर कितना भी चले इस पे तो ये वाली हाइट तो नहीं बदलती, इसलिए y1 कांस्टेंट है और dy1/dt 0 होगा। तो ये हाइट नहीं बदल रही है यहां से इसकी हाइट, इसलिए y1 को डिफरेंशिएट करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो हो गया 2x1 और dx1/dt, 2x1 यहां से x1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से मिला, और बाद में x1 एक बच गया ना, तो dx1/dt कर देते हैं क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस, और y1 स्क्वायर का कुछ नहीं करना है, प्लस y2 तो होगा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे dy2/dt इक्वल टू 0। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब ठीक से ध्यान दीजिए, 2 कट गया। अच्छा, ये x1 बाई दिस, ये दिस बाई दिस क्या है भाई? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि x1 यानी कि दिस बाई दिस इट्स cos थीटा, दिस बाई दिस इज cos थीटा। dx1/dt क्या है? dx1/dt क्या है? इसकी वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन है, तो हम इसको कह सकते हैं v1 इन द डायरेक्शन ऑफ x। इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में v1x प्लस ये इसकी वेलोसिटी है v2y, ये y डायरेक्शन में है, इट्स इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं v1x cos थीटा इज इक्वल टू माइनस v2y। क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि अगर एक की x कंपोनेंट की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी मतलब इधर होगी, तो उसकी y की वेलोसिटी निगेटिव होगी मतलब उधर होगी। ध्यान दीजिएगा, इसकी वेलोसिटी इधर पॉजिटिव है, ऊपर निगेटिव है, इसकी वेलोसिटी इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो ये साफ साफ कहता है कि अगर एक की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी मतलब इधर, तो दूसरे की वेलोसिटी निगेटिव होगी मतलब उधर। कितना अंतर होगा? तो इसकी वेलोसिटी होगी इसकी वेलोसिटी गुने cos थीटा। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द 2 इन द y डायरेक्शन ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ 1 इन द x डायरेक्शन इनटू cos थीटा। बस ये सवाल बना लेंगे। तो एक तरह से ये जो कांस्टेंट आपने खींचा, इससे आपको इन दोनों के एक्सेलरेशंस का आपको रिलेशनशिप मिल गया। अब इस रिलेशनशिप के इस्तेमाल से आप एक्सेलरेशन एज्यूम कर लीजिएगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a रहा नीचे की ओर, तो इसका एक्सेलरेशन होगा a1x। अगर ये एक्सेलरेशन इधर रहा a1, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा कितना? a1 cos थीटा। साफ दिख रहा है पे? चलिए एक सवाल बना लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट एकदम ठीक हो जाए। इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। चूंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशंस पे हमने ये टॉपिक ही सोचा कि हम लोग इस पे पूरा एक क्लास लेंगे, तो ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होती रहे। चलिए हम लोग इस सवाल को बना के देखें। यही सवाल रहेगा हमारा। यहाँ पर 10 किलोग्राम है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। ये चलिए इसको 5 किलोग्राम मानते हैं और ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस है
तो इनका एक्सेलरेशन बनाया जाए। चलिए सबसे पहली बात 100 टी 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 एन 50 लिख दिया हमने, अब तो और कुछ बचा नहीं। और मैंने क्या बताया था, अगर इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है a, यानी निगेटिव में है a, तो इसका एक्सेलरेशन इसके पॉजिटिव में होगा a cos थीटा। थीटा इज गिवन, थीटा इज 30 डिग्री। अगर इधर आया a, उधर जाएगा a cos 30। ठीक है, अब आप सवाल को बना दीजिए, फिर है ही क्या इस जगह पे। आप देख सकते हैं यहां पर एक रिलेशनशिप आएगा 100 माइनस टी इक्वल टू 100 माइनस टी इक्वल टू 10a cos 30, जिसमें सब चीजें मालूम है। दूसरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे अगर t को आप ब्रेक कर दीजिएगा, इस जगह पे अगर आप t को ब्रेक कर दीजिएगा तो आएगा इधर साइड में t cos 30 और उधर साइड में जाएगा t sin 30। इसको भी ब्रेक करना जरूरी है, तो यहां पे लिखेंगे आप, इसके लिए लिखेंगे t cos 30 इक्वल टू 5a, t cos 30 इक्वल टू 5a, और इधर का हो गया तो n प्लस t sin 30 इक्वल टू 50। कितने वेरिएबल हैं भैया आपके? आपका वेरिएबल है t, n और a, 3 वेरिएबल हैं और ये 3 एक्सेलरेशन है, 3 इक्वेशंस हैं। तो 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, हम लोग आसानी से सवाल को बना सकते हैं। इधर से उधर पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए इस प्रकार। यानी कि हम लोग जब न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सवालों की ओर आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उन सवालों को किया जिसमें ब्लॉक्स सीधे ऊपर नीचे जा रहे थे। अब हम उन सवालों को बना रहे हैं जिसमें ब्लॉक्स कोई a से चल रहा, कोई 2a से चल रहा, कोई a cos थीटा से चल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए हम लोग एक सवाल बना लेते हैं अंत में और तब हम लोग इसको विराम देंगे। क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, पॉपुलर सवाल है, मैंने अक्सर देखा है इस सवाल को बनता हुआ। क्वेश्चन है कि यहां से एक धागा ये खूंटी में बांध दिया गया। यह है M1, यह है M2, मान लीजिए यह है 10 किलोग्राम और यह है 5 किलोग्राम, और मैंने इधर 100 न्यूटन से खींचा। तो अब देखिए धागा अजीब सा फंसा हुआ है, ये वाला जो है ये इधर से घूम के यहां पे आके फंस गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया आप इनके एक्सेलरेशंस वगैरह बताइए, धागे में टेंशन बताइए, आपको जो बताना है बताइए। लेकिन पहले तो मुझे यही पता नहीं है कि इनका एक्सेलरेशन बराबर है कि कम है कि ज्यादा है, पहले उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनके एक्सेलरेशन निकालने पे गौर करते हैं। इनका एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस सिस्टम में सबसे पहले एक फिक्स चीज खोजिए। तो ना ये फिक्स है, ना ये फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है। इसलिए यहां से इसके कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिए x1 और इसके कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x2। ध्यान दीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन देखिए मैंने अलग अलग ले लिया। और अब आप धागे का लेंथ लिखिए। तो x1 2x1 हो गया। अब यहां चलिएगा x2, इधर से धागे का लेंथ लिखिए x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x1। देखिए ध्यान से, x1 x1 x2 x2 x1, तो इतना बराबर L हुआ। यानी अब मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे तो मैंने मिटा दिया। तो आप लिखेंगे 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू L, सो 3a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 0, सो 3a1 इक्वल टू माइनस 2a2। मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन यानी अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है पहली वाली का,
तो दूसरी का एक्सेलरेशन निगेटिव में होगा 2a2/3। ध्यान दीजिए, पहले आप मान लीजिए आपने इसका एक्सेलरेशन a1 लिया, a लिया, किस डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक से देखिए, अगर इसका एक्सेलरेशन आपने पॉजिटिव लिया तो इसका एक्सेलरेशन निगेटिव में होगा। इसका निगेटिव किधर है, दोनों का निगेटिव अलग अलग है। तो इसका पॉजिटिव ये है, निगेटिव पीछे है, परंतु इस वाली का पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है। तो ठीक से ध्यान दीजिए, अगर इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका एक्सेलरेशन निगेटिव है। निगेटिव का मतलब इसका उल्टा, यानी कितना, 2a/3। a2 सॉरी उल्टा हो गया है, अगर मैं उल्टा हो गया। अगर इसके डायरेक्शन को मैं a मान लूं, यानी इसको अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, a2 अगर इसको मान लूं मैं, a2 मान लीजिए, चलिए अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं इधर के डायरेक्शन में, अगर मैं a2 का, हाँ ठीक है चलिए, अगर मैं a2 को निगेटिव मान लेता हूं, यहां पे a2 निगेटिव है, तो a1 का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब है कि इधर होगा, और वो कितना होगा, a2 × 2/3। आप देख सकते हैं इनका पॉजिटिव निगेटिव करके आप आराम से बता सकते हैं कि इधर जाएगा तो ये भी इधर ही जाएगा। अब आपका काम खत्म हो चुका है, और ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनका पॉजिटिव निगेटिव अलग है। इस वाली ऑब्जेक्ट का उधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इस वाली ऑब्जेक्ट का इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन असल में इनके पॉजिटिव निगेटिव उल्टे हैं, इसलिए असल में ये पॉजिटिव में जा रही, इसका निगेटिव का एक्सेलरेशन है। एक बार किताब पे गौर कीजिएगा, सारी चीजें मेरे से ही नहीं एक्सपेक्ट करना है, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। अब बाकी चीजें, बाकी आपके आम बातें हैं, ये 100 हो गया, ये t हो गया, ये t हो गया, t हो गया, t हो गया, t हो गया। अब ठीक से देखिएगा, 100 माइनस, अच्छा कितना t लगा है यहां पे देखिएगा तो, t t t, 3 t लगे हैं, बराबर 5 × 2a2/3। इसका क्या लिखेंगे, तो इसमें दो टेंशन दिख रहे हैं मुझे, एक टेंशन और दूसरा टेंशन। तो 2t = 10a2। आपके पास कितने वेरिएबल हैं सर, आपके पास वेरिएबल्स हैं a2 और t, दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन, आराम से सवाल को बना लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट इक्वेशंस क्या है भाई। तो जब एक सिस्टम के अंदर चीजें इधर उधर चलती हैं, कोई दाएं जा रही, कोई बाएं जा रही, और ये साफ पता चल रहा है कि उनके डिस्टेंस कवर्ड जो हैं कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में हमें उनका एक्सेलरेशन एज्यूम करने में परेशानी होती है। इसलिए हम उनका कांस्टेंट इक्वेशन निकालते हैं। कांस्टेंट इक्वेशन उनकी वेलोसिटीज़ का, उनके एक्सेलरेशंस का एक रिलेशंस होता है, वो एक इक्वेशन बन जाता है। तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाता है, और फिर बाद में a1 a2 मान करके आप सवाल को बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं। एक और सवाल था, मैं चाहता था उसको मैं बनाता आपके समक्ष, लेकिन मैं सोचता हूं कि जब मैं अगले क्लास में स्यूडो फोर्स पढ़ाऊंगा तो स्यूडो फोर्स के दौरान ही उस सवाल को मैं दोनों ही मेथड से ट्रीट करके आपको बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि अभी इसके बजाय उस अगले क्लास में उसको बनाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम के, हर कंसेप्ट के सीखने का एक सही टाइम होता है। वो टाइम क्या होता है, जिस टाइम पर वो कंसेप्ट सबसे अच्छी तरह से दिमाग में जाए, वही टाइम सबसे अच्छा होता है। चलिए, अब चूंकि हम लोगों ने ये एक अच्छा खासा वीडियो लंबा चौड़ा बनाया है, तो जब तक फिर से ना मिले तब तक आप इसको रिवाइज करें, सवाल को अपनी किताब से बनाएं। जब तक ना मिलें तब तक धन्यवाद।